हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। जैसा कि हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे और 10 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ। डिफरेंशिएशन तक अपना काम कंप्लीट हो गया है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन, जिसकी बहुत टाइम से डिमांड थी, बट जैसा कि आपको पता है मैं अभी घर आया हूँ, तो यहाँ आकर के सब कुछ सेटलमेंट करने में थोड़ा टाइम लगा है, राइट। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, बट अब फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं और आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हम एक ऐप लॉन्च कर चुके हैं, राइट। अगर आपको उस ऐप पर हमसे लाइव पढ़ना है, वहां पर सारे मटेरियल्स, डेमो और जो भी आपको वहां पर चाहिए, एक तरह से एक एसेंशियल एजुकेशन के लिए जो रिक्वायर होता है, वो सारा उस ऐप पर आपको मिलने वाला है, राइट। तो आप अगर उससे ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं। अभी हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है छोटी छोटी चीजों को जोड़ना, एक साथ ऐड कर देना, वो इंटीग्रेशन होता है। मतलब एक साथ मिला देना इंटीग्रेशन होता है। याद करो, मैंने डिफरेंशिएशन में आपको एक चीज समझाई थी कि अगर मैं थोड़ा सा खाना खाता हूं तो थोड़ा सा मोटा होता हूं, राइट। फिर थोड़ा सा खाना खाता हूं तो थोड़ा सा मोटा होता हूं। थोड़ा सा खाना खाने के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा जो मोटा हुआ था उसे हमने क्या कहा था? डिफरेंशिएशन। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज करने पर उसके रेस्पेक्ट में जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज हो रहा था, उसकी कैलकुलेशन हम किसमें कर रहे थे? डिफरेंशिएशन में। जबकि इंटीग्रेशन इज जस्ट एन ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट ऑपरेशन है। ऑपोजिट ऑपरेशन का मतलब समेशन का सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन होता है। ठीक ऐसे ही डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स ऑपरेशन है, ऑपोजिट ऑपरेशन है, वो इंटीग्रेशन होता है। मतलब ये कि जो छोटी छोटी चीजों का आपने डिफरेंशिएट किया था, उन सबको एक साथ जोड़ देना इंटीग्रेशन है। शुरू से लेकर के एंड तक, जब से खाना खाना शुरू किया था तब से लेकर जब तक खाना खाया तब तक कितना मोटा हुआ, उसकी पूरी कैलकुलेशन किसमें आती है? इंटीग्रेशन में आती है। तो देखिए कैसे। डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट ऑपरेशन होता है इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये क्या होगा? dy बाय dx एंड dy बाय dx इक्वल टू ddx ऑफ एफ एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स। ये तो था काम किसका? डिफरेंशिएशन का। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका ऑपोजिट इंटीग्रेशन होगा। उसके लिए क्या करें? यहां से आगे ये जो dx है, क्या मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं? तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू एफ डैश एक्स dx, राइट। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं दोनों साइड। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, राइट। जब dy का इंटीग्रेशन कर देंगे, d मतलब डिफरेंशिएशन था किसका? y का, लेकिन इंटीग्रेशन कर दिया तो dy का क्या बन गया? y बन गया। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx, राइट। यानी ये डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करने पर हमें y मिल रहा है, और y क्या था? fx। y क्या था? fx। मतलब ये कि कोई जो डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, अगर हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वापस वही फंक्शन मिल जाता है। जैसे आपको याद है कि आपने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किया था। फॉर्मूला याद है क्या? सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किया था तो वो क्या आया था? कोस एक्स आया था। याद है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था? कोस एक्स होता था। अब अगर मुझे इस कोस एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या मिलेगा? कोस एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स dx का इंटीग्रेशन अपने आप क्या हो जाएगा? वो फंक्शन हो जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन आया है ना? यानी क्या होगा? साइन एक्स। कैलकुलेट करके बताऊं तो कैलकुलेट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं हम, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमें याद रहे कि ddx ऑफ साइन एक्स वाज कोस एक्स। नाउ वी कैन से d of sin x is equal to cos x dx, right. When we apply integration on both sides, then what we will have? d of sin x will become sin x, and that is equal to integration of cos x dx, right. Integration of cos x dx, that is equal to sin x. cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है,
राइट। इस तरीके से जो सारे फॉर्मूले हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे उनका रिवर्स कर देंगे तो वो किसके फॉर्मूले आ जाएंगे, इंटीग्रेशन के आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आप ध्यान से सुनते जाइए, धीरे धीरे अपनी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ओके, अब देखिए आगे, यहां तक सारी बात क्लियर होने के बाद अभी मैं बताना चाहता हूं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स। इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज indefinite integral and second one is definite integral, right। इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, indefinite इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। indefinite इंटीग्रेशन ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसमें ऐसा होता है कि लिमिट पता नहीं होती कि हम कहां से कहां तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें लिमिट पता नहीं होती है कि हम कहां से कहां तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें लिमिट पता होती है। बट कैसे डिसाइड करें कि वो इनडेफिनेट है या डेफिनेट, क्यों करें ऐसा? तो देखो, जब मैंने y इक्वल टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो एफ डैश एक्स मिला, और जब मैंने एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन किया तो वापस क्या मिला, एफ एक्स मिला। लेकिन अगर ये फंक्शन कुछ ऐसा लिखा हो, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 5, यानी इसके साथ कोई कांस्टेंट है, इसके साथ कोई क्या है, कांस्टेंट है, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं dy बाई dx तो fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x, और 5 का क्या हो जाएगा, 0, राइट। अब मैं रिवर्स प्रोसेस करता हूं वापस। क्या करते हैं हम, dy इक्वल टू लिख देते हैं f डैश x dx। ओके, क्योंकि अगर यहां तो 0 लिखा हुआ है, dy इक्वल टू एफ डैश एक्स dx। ओके, नाउ लेट्स इंटीग्रेट इट। देन dy का इंटीग्रेशन क्या हुआ, y, और एफ डैश एक्स का क्या हुआ, एफ डैश एक्स का हुआ fx। बोलो बात समझ में आई क्या? एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ है, fx, dy का क्या हुआ है, y। क्या प्रॉब्लम आई यहां पे? अरे ये जो 5 था वो तो आया ही नहीं, जो 5 यानी एक कांस्टेंट था वो तो आया ही नहीं, क्योंकि उसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया था। अब यहाँ अनसर्टेनिटी है कि उसके साथ कांस्टेंट था कि नहीं था। यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, लेकिन दोनों केस में वापस क्या आया, fx, राइट। यानी उस कांस्टेंट की अनसर्टेनिटी है, हमें पता ही नहीं कि उसके साथ कांस्टेंट था कि नहीं था, इसलिए हम हमेशा प्लस c लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस सी। सी मतलब कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी हमें पता ही नहीं कि उसमें कांस्टेंट था कि नहीं था। ओके, हाँ तो बच्चों अब देखिए आगे, हमें पता चल चुका है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो कांस्टेंट होता है उसकी अनसर्टेनिटी होती है कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी लिख देते हैं। ओके, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल में हमें लिमिट पता होगी कि a से b तक, x से y तक, 1 से 2 तक, 3 से 4 तक कुछ ना कुछ लिमिट होगी, उसका इंटीग्रेशन उसका जो है वो लिमिट अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पर एक फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन हो रखा है, डिफरेंशिएशन हो रखा है, वो फंक्शन यहाँ होगा और यहाँ ये लिखा होगा dx। तो f डैश x जो हम डिफरेंशिएशन करते थे fx का, तो उसको लिखते थे f डैश x। तो यहाँ f डैश x लिखा हुआ है, उसका इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा, उल्टा, यानी fx लिख दिया, और उसकी लिमिट है a से b तक, तो लिमिट अप्लाई करेंगे a से b तक, राइट। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो हमें ये समझना है कि हमें लिमिट कैसे अप्लाई करनी है। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, राइट। अपर लिमिट क्या है, b, तो हम x की जगह पर b पुट कर देंगे, मींस f ऑफ b, माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर a पुट कर देंगे, यानी f ऑफ a। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या आया था, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx आया था sin x, राइट।
यहां से यहां तक लिमिट नहीं लगी हुई है तो हमें लिखना है प्लस सी। क्या लिखना है? प्लस सी। तो ये किस टाइप का इंटीग्रेशन हुआ है? इनडेफिनेट टाइप का। लेकिन यहां लिमिट है सपोज 0 से π/2, 0 से π/2, तो हमें प्लस सी नहीं लिखना है बल्कि उसे ब्रैकेट में क्लोज करके हमें लिमिट लिखनी है 0 to π/2। ओके, 0 to π/2 इस तरह से लिमिट लिखने के बाद हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अप्लाइंग लिमिट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब जहां x है वहां पर अपर लिमिट पुट करना है, तो अपर लिमिट क्या हुई? sin π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0, यानी x की जगह 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा sin 0। और sin π/2 की वैल्यू होती है 1, sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो इसका आंसर आ गया 1। इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और इनडेफिनेट क्या होता है। इनडेफिनेट में लिमिट नहीं होती है, इसलिए हम प्लस सी लिखते हैं। डेफिनेट में लिमिट होती है और उसे हम अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। अब फिर से हम धीरे धीरे सारे फॉर्मूलों को जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, डिफरेंशिएशन को साथ लेते लेते इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले अपन डिराइव करते हैं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं होगा और सारी चीजें क्लियर भी होगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले अपने एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था y इक्वल टू एक्स पावर n, y इक्वल टू एक्स पावर n। और जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था तो सोचो जरा क्या फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का? n को आगे लिखते थे एंड x की पावर n माइनस 1, यही होता था ना। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? इसे मैं लिख सकता हूं dy दैट इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1 इंटू dx। इस dx को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, यानी कि इसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो dx के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब लगाते हैं इंटीग्रेशन साइन, राइट। तो dy का इंटीग्रेशन तो हो गया y दैट इज इक्वल टू, ये n कांस्टेंट है बाहर आ गया, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n माइनस 1 इंटू dx, राइट। ये y किसके इक्वल था? x पावर n के इक्वल था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y की जगह पे x पावर n दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n माइनस 1, x पावर n माइनस 1 इंटू dx। ओके, अब इस n को अगर मैं डिवाइड में ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा x पावर n अपॉन n दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n माइनस 1 इंटू dx, राइट। n कोई नंबर है, 1 2 300 1 लाख कुछ भी, राइट। n एक नंबर है, तो नंबर के लिए मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा कर सकता हूं कि इस n को रिप्लेस कर देता हूं n प्लस 1 से, यानी कि n का मतलब चाहे 100 हो या 99 हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। n कोई वैल्यू है जिसको मैं चाहे 100 लिख के कैलकुलेट करूंगा तो भी वही आना है, और 99 लिख करके करूंगा तो भी उसी अकॉर्डिंग सॉल्व होना है। तो इसलिए मैं इस n को रिप्लेस कर रहा हूं किससे? n प्लस 1 से। तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n की जगह पर n प्लस 1 माइनस 1, n की जगह पर पुट करा है मैंने n प्लस 1, फिर ये माइनस और ये 1 ऐसा का ऐसे लिख दिया इंटू dx, राइट। अब देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ओनली क्या बचा? x की पावर n, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, समझ में आएगा बात। वहां पर क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, जो n पावर होती थी उसको आगे रखते थे और एक पावर को कम करते थे। यहां क्या कर रहे हैं हम, जो पावर है उसमें एक ऐड कर रहे हैं और अपॉन में उसी को लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 इंटू dx, तो क्या लिखेंगे?
2 है यहाँ पे n की वैल्यू, तो हम लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c मीन्स x क्यूब अपॉन 3, x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। बोल बात समझ में आई क्या? अगर x की पावर 3 होती तो यहाँ 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 मीन्स x की पावर 4 अपॉन 4। अगर x की पावर यहाँ पर 4 होती तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 मीन्स x की पावर 5 अपॉन 5। समझ में आया क्या? इस तरह की प्रैक्टिस आप और कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, तो इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और नोटबुक रख के साथ साथ नोट भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब देखिए आगे। हाँ तो बच्चों देखिए, हमने एक फॉर्मूला समझ लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके, और भी एग्जाम्पल किए जा सकते हैं इसके, जैसे सपोज लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c मीन्स x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ओके, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx हो तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर n की जगह पर 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ओके, अगर लिखा हुआ हो x की पावर 100 dx तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन 100 प्लस 1 प्लस c मीन्स x पावर 101 डिवाइड बाय 101 प्लस c। अगर लिखा हुआ हो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5, क्या लिखा हुआ हो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -5 dx, तो क्या करेंगे, तो करेंगे x की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 प्लस c मीन्स x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस c। इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट हम करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू होगा cos x, और इसे मैं लिख सकता हूं dy इक्वल टू cos x dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो dy का हो जाएगा y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और y किसके इक्वल था, sin x के, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x, और लिमिट नहीं लगी है इसलिए प्लस c। मतलब ये कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इक्वल टू cos x वेयर एज इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू sin x। ऐसे ही एक एग्जांपल और करते हैं, अगर लिखा हो y इक्वल टू cos x तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू cos x का होता है माइनस sin x, होता है ना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो dy इक्वल टू माइनस sin x dx। ओके, इस dx को ट्रांसफर कर दिया तो माइनस sin x dx, और अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। राइट, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस का 1 है, एक तरह से उसको हम बाहर ले सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा, y इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ओके, एंड y was equal to cos x means cos x equal to minus integration of sin x dx, और जब इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx will equal to minus cos x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। ओके, यहां तक बात क्लियर हुई है। आप देख रहे हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता था। क्लियर रखना, ये चीज कंफ्यूज कर सकती है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता है sin x प्लस
सी, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। बोलो दोनों चीजें अच्छे से समझ में आई क्या? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो नोटबुक में नोट कर सकते हो पॉज करके। अब देखो आगे, तो दो फॉर्मूले और हमने समझ लिए हैं, अब दो फॉर्मूले और समझते हैं। जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़े थे उनका रिवर्स ही क्या है? इंटीग्रेशन है। जो जो फॉर्मूले हमने डिफरेंशिएशन में निकाले थे उनका उल्टा ही किसमें है? इंटीग्रेशन में। साइन कोस हो गया तो अब हम कर लेते हैं tan y इक्वल टू tan x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x, सही है ना? tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, देन dy इक्वल टू sec स्क्वायर x dx, और उसका हम कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो dy का तो हो जाएगा y, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, एंड y वाज इक्वल टू tan x, दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या होगा? tan x, और लिमिट नहीं है इसलिए प्लस c। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपने tan का डिफरेंशिएशन अच्छे से किया था, राइट, जो कि sec स्क्वायर आया था। अब आपने sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या आ गया? tan आ गया। सिंपल है ना? फिर देखो आगे, अब हम बात करते हैं y इक्वल टू sec x, y इक्वल टू sec x। क्या इसका आपको डिफरेंशिएशन याद है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec x का क्या होता था? sec x tan x। क्या होता था? sec x tan x, राइट। इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको लिखेंगे dy इक्वल टू sec x tan x इंटू dx। इस dx को ट्रांसफर करेंगे तब, और फिर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो dy का हो जाएगा y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, राइट। यानी इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, sec x tan x dx इक्वल टू y मतलब sec x, और लिमिट नहीं लगी है इसलिए प्लस c। देखो कितना सिंपल है कि आपको पता था कि sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c होता है। क्या होता है? sec x प्लस c होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ध्यान से आप फिर से देख लो कि जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ tan x करते हैं तो वो sec स्क्वायर x होता है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो tan x होता है। ऐसे ही sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, और अगर sec x tan x का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वो sec x प्लस c हो जाता है। ओके, अब हम और करते हैं आगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, फिर हम आगे करते हैं। हाँ, तो अब देखिए आगे, साइन कोस हो गया है, tan कोट हो गया है, सॉरी tan और sec हो चुका है। अब हम बात करते हैं कोट और कोसेक की। सपोज y इक्वल टू हम लेते हैं कोट x dx, तो क्या आपको डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले याद है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोट x का होता था माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्या होता था? माइनस कोसेक स्क्वायर x, जिसको अब मैं इस तरह से लिख सकता हूं dy इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x dx। ओके, और इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों तरफ ऐसे इंटीग्रेशन के साइन लगा दूंगा, तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx, राइट। एंड y वाज इक्वल टू कोट x, y वाज इक्वल टू कोट x, राइट। तो कोट x इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx, और इस माइनस को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस कोट x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x। बेटर होगा कि मैं इसको ऐसे लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस कोट x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस कोट x प्लस c। ओके, और देखो आगे, नेक्स्ट अगर मैं लिखूं y इक्वल टू क्या बचा है? कोसेक x, y इक्वल टू कोसेक x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेक x का क्या होता था?
माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। क्या होता था? माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और फिर dy इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स dx लिख सकता हूं, और इंटीग्रेशन करने पर dy का हो जाएगा y, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स dx। ओके, वापस मैं इस y की जगह पर कोसेक एक्स लिख करके ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स dx इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल है। अगर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर रखे हैं तो उसका जस्ट उल्टा किसका होता है? इंटीग्रेशन का होता है। इस तरह से आज हमने बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डेराइव किए हैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से, यानी कि डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखते रखते इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे हैं, सीधे रटे नहीं हैं। बट आप अगर लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये 100% आपके स्टेबल हो जाएंगे। ये था अपना इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं आपको और कुछ फॉर्मूले डेराइव करवाऊंगा, प्लस आइलेट फॉर्मूला क्या होता है वो समझाऊंगा, राइट, और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो समझाऊंगा। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आप IIT एडवांस तक और प्लस खासकर बायो वाले स्टूडेंट्स को कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें। जय हिंद।